नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य का आंदोलन लगातार चर्चा में है। वह छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक आंदोलनकारी अपनी आवाज को सुनवा रहे हैं। आंदोलनकारी अपनी बातों को संसद से सड़क तक लगातार जारी रखे हुए हैं। लेकिन सरकार कहीं से भी सुनती नजर नहीं आ रही। आखिर कारण क्या है? वजह क्या है? ऐसा क्या है कि अपने ही नागरिकों के तमाम मांगों को हाशिए पर डालकर, खासकर उन लोगों को जिनको मूल निवासी के नाम पर आजकल प्रधानमंत्री बहुत ही ज्यादा तरजीह देने की भी बात अपने भाषणों में करते हैं। आखिर हसदेव अरण्य जो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा से जुड़ा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल विशाल है, 1876 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। आखिर क्यों सरकार इसको उजाड़ने पर आमादा है? क्या वजह है? क्यों नहीं अपने नागरिकों की सुन रही है? इन सभी बातों को समझने के लिए हमारे साथ इस आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता आलोक शुक्ला है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देश देश की ये भावना, दिल की यह भावना क्यों नहीं सरकार समझना चाह रही है? अगर नहीं समझेगी तो इसका नुकसान क्या होगा? और आखिरकार यह आंदोलन कहां जाकर रुकेगा? आलोक, आपका स्वागत है। और देश आपसे जानना चाहेगा कि पिछले 11 वर्षों से, यानी करीब 1 दशक से ज्यादा हो चुके हैं इस आंदोलन के, जिस बेल्ट में सर्वाधिक आदिवासी समाज के लोग हैं, सरकार आखिर क्यों उजाड़ने पर आमादा है? कोयला आखिर इतना जरूरी उसी इलाके से क्यों है? जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। देखिए, बिल्कुल यही सवाल है और इसी सवाल को बार बार हसदेव के आदिवासी, उनकी ग्राम सभाएं और तमाम छत्तीसगढ़ के संवेदनशील नागरिक पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हसदेव को ही उजाड़ के कोयला निकालना। जिस हसदेव को बचाने के लिए स्वयं सरकारों ने निर्णय एक समय लिए हैं, चाहे 2010 में संपूर्ण हसदेव को उसकी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के कारण, जैव विविधता के कारण नो गो क्षेत्र घोषित किया गया। हाल ही में संपूर्ण हसदेव अरण्य 1876 वर्ग किलोमीटर हसदेव के पर भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में बहुत साफ तौर पे ये कहा जी। कि यदि यहाँ खनन होगा तो हसदेव से निकलने वाली हसदेव नदी, जो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी, और उस पर बना मिनी माता बांगो बांध, जिससे 4 लाख किसानों के खेतों की प्यास बुझती है, उसके अस्तित्व पे संकट आएगा। ये जंगल के विनाश से जो विविधता तो खत्म होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास है, विशेष रूप से हाथी, और छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष जो बढ़ रहा है, वो इतना विकराल हो जाएगा कि आप कभी संभाल नहीं सकते। और पुनः उन्होंने ये कहा कि इस पूरे इलाके को नो गो बना दिया जाए। बावजूद इसके, एक कंपनी के द्वारा, एक पूंजीपति के द्वारा हसदेव से ही कोयला निकालने की जो जिद है, उसके कारण हसदेव का विनाश किया जा रहा है। जबकि पिछले 10 सालों से हसदेव के आदिवासी, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, 5वीं अनुसूचित इलाके में आदिवासियों का ये संवैधानिक अधिकार है कि उनकी ग्राम सभाओं की सहमति बिना कोई परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती। और ग्राम सभाओं ने कई बार 10 सालों में सतत विरोध किया है, कोल ब्लॉक के आवंटन से लेके उसकी हर स्वीकृति प्रक्रिया, चाहे वो वन स्वीकृति की हो, चाहे वो पर्यावरणीय स्वीकृति हो या भूमि अधिग्रहण हो। लेकिन दुखद रूप से ये कहना पड़ेगा अजय जी कि इन तमाम संवैधानिक कानूनों, नियमों को दरकिनार करके गैर कानूनी रूप से ग्राम सभाओं की विरोध को बुलडोज करके, पर्यावरणीय चिंताओं को दरकिनार करके हसदेव से कोयला निकालने की कोशिशें जारी हैं और उस समृद्ध जंगल के विनाश की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप कई बातें कह रहे हैं सूत्रवत। मैं एक बार खोलता हूं अपने पाठकों दर्शकों को समझने के लिए। आपने कहा कि जैव विविधता खत्म होगी, हसदेव से निकलने वाली नदी खत्म होगी, 400 गांवों को पानी देने वाला सिंचित इलाका खत्म होगा। इतना ही नहीं, अपनी सरकार लोगों की रहवास को भी खत्म करेगी। तो आखिरकार इतनी सारी कुर्बानियां एक लोकतंत्र में अपने ही नागरिकों, अपनी ही जैव विविधता, अपने ही पर्यावरणीय संकट के लिए कोई सरकार क्यों पैदा करेगी? खासकर वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो डबल इंजन की है इस समय आपके छत्तीसगढ़ में, जहां भाजपा दोनों तरफ है, वह क्यों चाहेगी कि इसको उजाड़ दिया जाए? वह क्लू पॉइंट क्या है? वह स्वार्थ क्या है? वह चीज क्या है जिसको आप कह रहे हैं कि सारे कानूनों को धत्ता बताते हुए सरकार कर? यही सबसे महत्वपूर्ण है अजय जी कि
हसदेव के अंदर एक मुखौटा है राज्य सरकार का, जी। और राज्य सरकारों को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जैसे कि राजस्थान को 4 कोल ब्लॉक है, और राजस्थान ने पिछले दरवाजे से एमडीओ अनुबंध बना के इन कोल ब्लॉकों का मालिक अडानी को बना दिया गया। और ये जो मूल कारण है कि ये राजस्थान की कोयला जरूरत नहीं, बल्कि जो खनन कंपनी अडानी है उसके मुनाफे का जो कारण है। मैं 2-3 आपको उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि राजस्थान को यदि कोयला चाहिए तो छत्तीसगढ़ की कोल इंडिया की एसईसीएल की खदानें हैं, वो सफिशिएंट है कोयला आपूर्ति के लिए। किसी भी राज्य सरकार को कोल ब्लॉक इसीलिए आवंटित किया जाता है कि उसको सस्ते दर पे भी कोयला मिले, ताकि जो कंज्यूमर हैं बिजली को उपभोक्ता, उनको बिजली सस्ती पड़े। आप विश्वास करेंगे कि राजस्थान अपनी ही खदान से अडानी से कोल इंडिया से भी महंगे दर पे कोयला खरीद रहा है। तो एक जो मुनाफा है कि जो एमडीओ कंपनी है अडानी और राजस्थान के बीच में सल्तें ऐसी हैं कि अडानी कंपनी को एक बड़ा मुनाफा है बाजार दर से भी महंगे दर पे कोयला ले रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण, और इस पे एक शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, 2018 में कालवा ने एक रिपोर्ट छापी थी कि पर टन 276 रुपए अडानी कंपनी को अतिरिक्त मुनाफा पहुंचा जा रहा है, और आज तो बढ़ के वो 400 रुपए से ज्यादा हो गया, जो हजारों करोड़ का घोटाला है। एक दूसरा, इस एमडीओ अनुबंध में एक ऐसी शर्त रखी गई है कि जितना कोयले का उत्पादन होता है उसका 30% कोयला रिजेट के नाम पे एमडीओ कंपनी अपने पास लगती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ में अडानी जी के पावर प्लांट भी है। तो जो बड़ा कोयले का हिस्सा उस निजी समूह के पावर प्लांटों में जाता है। तो सवाल यही है कि यदि राजस्थान को कोयला चाहिए है तो आप मध्य प्रदेश में भी सोहागपुर कोल फील्ड है, जहां पे जंगल नहीं है, कम वन क्षेत्र है, जहां से आप कोयला ले सकते हैं। और यदि मध्य प्रदेश से कोयला लेंगे तो आपको 300 किलोमीटर का जो अतिरिक्त आपको भाड़ा किराया देना पड़ रहा है पाल करके मध्य प्रदेश में, 400 रुपए पर टन उसकी कॉस्ट है, वो भी नहीं बचेगा। लेकिन जो अडानी की जिद है, क्योंकि अडानी का भ्रष्टाचार और लूट जुड़ा हुआ है हसदेव के साथ, इस जिद के कारण हसदेव का कोयला निकाला जा रहा है। अन्यथा देश में 952 कोल ब्लॉक हैं, और जो घने वन इलाकों में है हसदेव जैसे, जिनको नो गो घोषित किया गया था, इनकी संख्या मात्र 153 कोल ब्लॉक है। यदि इनको छोड़ के भी आप माइनिंग करेंगे तो आप 200 साल तक भी उस कोयले को उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो सवाल यह है कि आप क्यों हसदेव से कोयला निकाल रहे हैं, क्यों हसदेव को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि COP26 में स्वयं मोदी जी कह के आए हैं कि 2030 में जो कुल हमारी देश की बिजली होगी, जो एनर्जी बास्केट में 50% रिन्यूएबल का होगा, मतलब कोल की मांग कम होगी। तो हसदेव जैसे समृद्ध इलाके को आप क्यों विनाश कर रहे हैं, यही तो सवाल है। लेकिन इन सवालों का जवाब भी सबके पास है, सरकारों को पता है अच्छे से, लेकिन उस कंपनी के आगे जो पूरा देश को बेचने की कोशिश है, वही प्रक्रिया हसदेव में की जा रही है। ये हसदेव अरण्य का जो आंदोलन है वह कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार और फिर भाजपा की सरकार के बीच का है, और इस बीच लगातार कोल ब्लॉक आवंटित हुए, उसको लेकर लगातार संघर्ष भी हुए। लेकिन यह सभी सरकारें एक मत है इस मामले में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दो ही चीज है, या फिर लोगों का आंदोलन गलत है और अन्यथा इन सरकारों का रवैया एक। क्योंकि यह जो एमडीओ वाला पहलू है राजस्थान सरकार का, अडानी से कोयला खरीदना लेकिन अपने प्लांट से नहीं खरीदना, यह आरोप गहलोत सरकार यानी कांग्रेस की सरकार पर भी लगता रहा है। अब वहां भाजपा की सरकार है, तो क्या यह ऐसी दोनों पार्टियां एक मत हैं अडानी को लेकर? तो ये मजबूरी क्या है? देखिए, पाठक दर्शक यह समझना चाहेगा कि वह क्लू क्या है, वह मजबूरी क्या है। क्या फंडिंग मजबूरी है या अडानी की ताकत मजबूरी है? क्योंकि देश हित तो इन पार्टियों के लिए सर्वोपरि। हो सकता है कि अडानी जरूरी हो इस देश के लिए और आप लोगों का आंदोलन गलत हो, किसी पार्टी के पक्ष में हो। यही तो हसदेव के लोग कह रहे हैं कि आपको अब तय करना पड़ेगा कि हसदेव, आदिवासी और अडानी में से किसको चुनना है। और देखिए, हसदेव एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये समझने के लिए कि अडानी को विपक्ष में रहते हुए हलदर गाली देता है, लेकिन जब सत्ता में आता है तो अडानी को बेशर्मी से बचाता है। और मुझे लग रहा है इसको समझने के लिए
हसदेव से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। 2012 में जब हसदेव को सबसे पहले स्वीकृति दी गई नोगो परसई केतेवासन को, नोगो के को नजरअंदाज करते हुए, है ना, क्योंकि खनन के लिए इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था, ये कहते हुए कि फ्रिंज इलाका, किनारा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। 2018 के पहले छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अडानी कंपनी और राजस्थान सरकार के बीच में एमडीयू अनुबंध पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये बोलते थे हजारों करोड़ का घोटाला है, उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। लेकिन जब सरकार में आते हैं तो उसी एमडीयू को आप बेशर्मी के साथ बचाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, मैं आपके दोनों सवालों को आगे रखता हूं कि 2018 के पहले हसदेव में कोल ब्लॉक को खोलने की स्वीकृति के लिए फर्जी ग्राम सभाएं करवाई गई थी। हसदेव के लोग, सरकार बदली तो कांग्रेस सरकार के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए फर्जी प्रस्ताव हुए हैं, इनकी जांच करिए। लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के आए। राज्यपाल ने पत्र लिखा कि ये फर्जी जांच की जाए, जब तक जांच नहीं होगी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आज तक जांच नहीं हुई और राज्य सरकार ने अंतिम वन स्वीकृति के आदेश भूपेश जी की सरकार ने जारी कर दिए और उनसे लगातार ये कहते रहे कि भैया जांच तो करवाइए इसको आप, लेकिन उन्होंने नहीं सुना अंततः। अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन गलत है या अडानी गलत है, क्या मामला है, तो इसका मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं कि खुद छत्तीसगढ़ की सरकार ने, हम बार बार कह रहे हैं कि हसदेव बचना चाहिए, तो सरकारों ने माना है। जब 2010 में आपने नोगो इलाका बनाया था तब ये तो सरकार, केंद्र सरकार का निर्णय था, कोल मंत्रालय और एमओएफ का ज्वाइंट निर्णय था। 2021 में जब भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट आई, ये तो केंद्र की संस्थान की रिपोर्ट है, उसने कहा कि हसदेव में कोई माइनिंग ही नहीं होना चाहिए। आपने उस रिपोर्ट को दरकिनार करके खनन की स्वीकृति दी। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में 26 जुलाई 2022 को यह संकल्प हुआ, सर्वसम्मति से संकल्प हुआ, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के दोनों विधायकों के दलों ने चर्चा में भाग लिया और उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि हसदेव के सारे कोल ब्लॉक कैंसिल किए जाएं। जुलाई 2023 में इसी छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान की कोयला जरूरतों के लिए जो वर्तमान संचालित परसई केतेवासन खदान है वो सफिशियंट है 25 सालों के लिए, नया कोल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो सरकारों ने ही निर्णय लिए हैं। क्या छत्तीसगढ़ की विधानसभा से सर्वोच्च कोई संस्था हो सकती है? हम यही तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के संकल्प का ही सम्मान करिए। आज बीजेपी सत्ता में है, वो ये कह के नहीं बच सकती। पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुख्यमंत्री क्या कहते थे, नहीं वो केंद्र अनुमति देगा। हम ये कह रहे हैं कि राज्य के जो क्षेत्र अधिकार है आप उसका इस्तेमाल करते और आपने जो अंतिम वन स्वीकृति जारी की है आप उसको वापस ले लेते, आपने नहीं लिया। आलोक जी, अगर आपकी बातों को ठीक माना जाए, जो तथ्यगत रूप से तारीख और साल के साथ आप बता रहे हैं, तो क्या आदिवासियों की लाखों आबादी 1876 वर्ग किलोमीटर के बीच रहने वाले लोग और पर्यावरणीय तमाम मानकों को सरकार लपूझन्ना समझती है? क्या सरकार के लिए इन आदिवासियों का कोई मोल मतलब नहीं है? जब जैसी सरकार आती है तब तैसी बातें करती है, उसके बाद निकल लेती है और कोल ब्लॉक लगातार जारी रहते हैं, उसके आवंटन जारी रहते हैं, खदान जारी रहते हैं और उनकी संख्या बढ़ने की भी संभावना रहती है। क्या यह नया नर्मदा है जिसकी साल दर साल ऊंचाई बढ़ती जाएगी और आंदोलन चलता चला जाएगा? क्या आदिवासियों की यह नियति आप देख रहे हैं उस इलाके में? देखिए दुखद रूप से है, ये सिर्फ हसदेव की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है कि जब आप चुनाव के पहले आप आदिवासी आदिवासी कहेंगे, जब आप सत्ता में बैठेंगे तो बेशर्मी के साथ आदिवासियों का दमन करेंगे। सिर्फ हसदेव का सवाल नहीं है, बस्तर के अंदर क्या हो रहा है, बस्तर के अंदर जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ हो रही है, फर्जी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप देखिए उस पर कोई अंकुश है? जब हसदेव का पेड़ कट रहा था तो यही भाजपा जाके भाजपा के नेता हसदेव में बैठे थे और उन्होंने इसका विरोध किया था कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। आज आप सत्ता में आके कह रहे हैं कि नहीं, वो तो पिछली सरकार ने अनुमति दी है। तो पिछले सरकार ने यदि कोई निर्णय किया है तो आप उसको निरस्त कर दीजिए। हाफ छत्तीसगढ़ में एक हाफ बिजली बिल योजना चल रही थी, आपने कहा वो आगे नहीं चलेगी। तो जो कॉर्पोरेट के हित के लिए निर्णय है हसदेव में, उसको आप जारी रखें पिछले सरकार का, लेकिन जो जनता के हित का निर्णय है उसको बोलना नहीं है तो पिछले सरकार का निर्णय है। यही अभी 7 तारीख को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हसदेव पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि हमसे गलती हुई, इसको हमें निरस्त करना चाहिए था। तो सत्ता में थे तब आप संवाद करना नहीं चाह रहे थे, आप विपक्ष में हैं तो आप कह रहे कि हाँ आदिवासियों का आंदोलन सही है, कांग्रेस आपके संघर्ष के साथ है।
जब बीजेपी विपक्ष में थी तब आप कह रहे थे कि हम संघर्ष के साथ हैं। सवाल यही है, ये नियति बन चुका है कि जब आप विपक्ष में बैठते हैं तब आपको आदिवासी किसान याद आते हैं, जब आप सत्ता में बैठते हैं तब आपको कॉर्पोरेट याद आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उन कॉर्पोरेट से लाभ चाहिए, चाहे सत्ता में बैठे चाहिए या चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। ये जो परिस्थिति बन गई है, और यही सबसे इसका अच्छा उदाहरण है। हसदेव मुझे लगता है समझने के लिए सबसे बेहतर है कि कथनी और करनी कैसे बदलती है राजनीतिक दलों की, उसका उदाहरण है हसदेव। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हसदेव अरण्य के मुख्य नेताओं में शामिल आलोक कुमार शुक्ल। बड़ी बात यह है कि नियति बन चुकी है आदिवासी। अलग अलग सरकारें आती हैं, दोनों सरकारें आई, कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों केंद्र में भी रही, और दोनों के समय लगातार हसदेव अरण्य को उजाड़ने के सिलसिले जारी रखे गए। और जब वोट का समय आया, जैसा लोग कह रहे हैं, हर बार आदिवासियों के सामने हाथ जोड़ा गया, कहा गया हम तुम्हें बचाएंगे, हम निरस्त करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि किस तरह का एक मंचन बन गया है, जहां छुपम छुपाई का खेल चल रहा है और आदिवासी इनके लिए इंसान नहीं रह गए हैं, बल्कि इस्तेमाल की वह धातु हो गए हैं, वह अवयव हो गए हैं, जैसे उनके लिए कोयला है। एक तरफ कोयला है, एक तरफ आदिवासी हैं। लेकिन पिछली लगातार सरकारें दोनों ही पार्टियों की, भले ही प्रधानमंत्री मोदी कहें कि हम आदिवासियों के हैं और राहुल गांधी कहें कि चरण वंदना है आदिवासियों की, बावजूद इसके सच सामने है कि लगातार उजड़ते जाने की कहानी हसदेव अरण्य से सामने आ रही है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।